Hello everyone, welcome to Learn with GJ. Today we will be discussing about the electron transport chain. इसको हम ETC भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात सोचो, अगर आप एक बार में खाना खाते हो और उसी से एनर्जी जो है उससे ही आप पूरा दिन काम करते हो, ठीक है। तो सोचा है ऐसा क्यों होता है? हाँ, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने ग्लूकोज तोड़ के पायरुवेट का फॉर्मेशन किया था, वैसे ही हमने फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर में हमने वही पायरुवेट को यूज करके NADH और FADH2 बनाया था, ठीक है। अब लेकिन यार एक बात सोचो, वो सब चीजें थी सिर्फ एक सेटअप, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने के लिए, और फिर उसी पायरुवेट से हमने फिर NADH और FADH2 या ATP बनाया था, ठीक है। ये सब कुछ एक सेटअप था। उसके बाद असली शो तो अभी शुरू होता है जब हम ETC को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं हम कि इसे हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कि ये ETC चलता कहाँ है। ये ETC चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक ऑर्गेनेल है। सेल के अंदर में ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस होते हैं, है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर, सेल के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके अंदर में हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो ये इतनी बड़ी चेन है, ये पूरी कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहां पे भी कहाँ चलती है वो अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो इसका ये जो होता है, पहली वाली जो वॉल है आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये, ठीक है, ये वाली जो वॉल है ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो है ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाली। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, ये पूरी जो लॉन्ग चेन है ये कहाँ पर चलेगी? ये पूरी चेन जो होती है हमारी, ये इस मेम्ब्रेन पे चलेगी। ये मेम्ब्रेन कौन सी है? ये जो ब्लू वाली आपको दिख रही होगी, ये ब्लू वाली मेम्ब्रेन पर हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पर ही चलती है, ठीक है। ये हो जाता है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है, ये खाली स्पेस है, इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। या राइबोसोम है, उसके पास DNA होगा। अंदर वाला एरिया क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स वही जहाँ पे हमारी क्रेब्स साइकिल चली थी। फिर ये क्या है? राइबोसोम भी उनके पास होंगे, लेकिन हमें सिर्फ जो जरूरी पार्ट है यहाँ पे वो इनर मेम्ब्रेन है जिसमें ETC चलेगी, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पर फोकस करें तो सबसे पहले आप देखिए कि ये है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये स्पेस है, इसके ऊपर होगी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या होगी? आउटर मेम्ब्रेन होगी। फिर ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। फिर ये आ जाती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। मैंने अभी बताया इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के पीछे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये और अंदर का पार्ट है। तो यहाँ पर जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहीं पर हमारी क्या चलेगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे लिपिड बायलेयर्स हैं, ठीक है। उसी के अंदर एम्बेडेड होते हैं कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि हम पहले एक सिंपल ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम डेप्थ में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, ठीक है। पहले तो आप ये समझिए कि जो ETC होता है उसके पास में 4 मेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? एक ये होता है कॉम्प्लेक्स 1, जिसे हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस। फिर उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये है कॉम्प्लेक्स 2, इसे हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 क्या होता है? साइटोक्रोम BC1, ठीक है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स हम इसे कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स 4, जिसे हम कह रहे हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। ये है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस, ये है 4th वाला कॉम्प्लेक्स। फिर आ जाता है क्या? ATP सिंथेस, जो कि हम कॉम्प्लेक्स 5 भी उसे कह सकते हैं, ATP सिंथेस भी कहते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? ATP का होगा यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर अब जो इनके बीच में 2 मेन मोबाइल कैरियर्स भी होते हैं, ठीक है। वो कौन से होंगे? एक कोएंजाइम Q होगा, ये हमारा कोएंजाइम Q है। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर जो कोएंजाइम Q होता है उसे हम यूबिक्विनोन भी कहते हैं, जो कि लिपिड सॉल्युबल होता है, इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है। मींस व्हाट? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो इनके पास में डोनेट करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में जमा होंगे, जैसे एक बैंक होता है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को जमा किया है, फिर यहीं से ये और आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, उसने भी यहाँ पर दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या लाया? इलेक्ट्रॉन्स लाया। यहाँ से क्या आया? इलेक्ट्रॉन्स आया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आया, फिर उसके बाद वो यहाँ ट्रांसफर हुए, कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स 3 पे। अभी हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले हम इसके जो मेन कंपोनेंट्स है उसे हम देखते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा साइटोक्रोम C,
ठीक है, ये भी मोबाइल कैरियर होता है और कॉम्प्लेक्स 3 से भी इलेक्ट्रॉन लेता है ये, ठीक है। ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा है। कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 जो था उसने कोएंजाइम क्यू को भेजा अपने इलेक्ट्रॉन्स, फिर कोएंजाइम क्यू ने कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर किए, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम सी के पास में हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम से हम इसे भी जानते हैं। ये होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। एंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फाइनली ऑक्सीजन को जाते हैं, जैसे कि हमने ये देखा है, ये ठीक है, ये ऑक्सीजन को, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से जो आ रहे हैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को जाते हैं और फिर फॉर्मेशन कर देते हैं किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो हम अब एक कॉम्प्लेक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाता है कॉम्प्लेक्स 1, जिसे हम NADH डिहाइड्रोजिनेस भी कहते हैं। तो ये क्या करता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, तो मतलब ये करता है कि क्रेब्स साइकिल और जो ग्लाइकोलिसिस होता है वहां से जो NADH जो बना था, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में NADH बना था, है ना, हमें पता है ऑलरेडी, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। फिर वही NADH जो होता है वो यहाँ पे आता है, ETC के अंदर में आता है, ठीक है। फिर वो NADH जो होता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और कॉम्प्लेक्स 1 को, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है, यहाँ पे देखो, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हम कह रहे हैं। ये NADH जो था ये कहाँ से आया, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के पास से आया है। ये जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स उसको देता है, फिर उसके बाद में फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को ट्रांसफर करता है, फिर वहां से दोबारा आयरन सल्फर का क्लस्टर जो होता है वहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसके थ्रू ट्रेवल करता है ये इलेक्ट्रॉन, फाइनली कोएंजाइम क्यू के पास में जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर क्या होता है कि प्रोटॉन का जो पंपिंग होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं ना तो साथ में 4 प्रोटॉन्स भी पंप होते हैं, ठीक है। ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हो जाएंगे पंप। ये देखो, यहाँ से ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है यहाँ से पंप होंगे, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऊपर साइड में पंप होंगे, कहाँ पे जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे वो। ये जो 4 है यहाँ पे पंप हुए हैं, तो यहाँ पे जब ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं अपने अपने प्रोटॉन्स को पंप करते हैं, तो यहाँ ऊपर में जो होता है एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर वो ATP सिंथेस से नीचे उतर के यहाँ पे ATP बनाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ ये इसका नाम जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस होता है सेकंड कॉम्प्लेक्स। फिर ये क्या करता है, ये क्रेब्स साइकिल से जो हमारे FADH2 जो हमें क्रेब्स साइकिल से मिले थे सक्सिनेट से फ्यूमेरेट के रिएक्शन में, तो वहां से FADH2 जो बनता है वो यहाँ पर आता है, सीधा कॉम्प्लेक्स 2 के पास में आता है। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, बट कोई भी प्रोटॉन्स को वो पंप नहीं करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर में। अब हम आगे जाते हैं कोएंजाइम क्यू की तरफ, ठीक है। तो कोएंजाइम क्यू जो होता है वो एक को हम यूबिक्विनोन भी कहते हैं, लिपिड सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये लिपिड वाले पार्ट में आता है, ये मूव कर सकता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन लेके आता है अपने पास और आगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आए कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर में, यहाँ पे क्यू साइकिल चलती है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं साइटोक्रोम BC1। यहाँ पे 4 जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पंप होते हैं कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप होते हैं, जैसे यहाँ से आए और यहाँ पे पंप हुए, ठीक है। यहाँ पे पंप होंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो साइटोक्रोम सी के पास में गए। ये साइटोक्रोम सी जो होता है ये होता है वाटर सॉल्युबल, क्यों, लिपिड बाइलेयर की ये चेन है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड्स है, तो ये जो होते हैं ये उनकी हेड है और ये टेल है। तो टेल्स जो होती है वो हो जाती है हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि लिपिड की है वो, तो लिपिड की है इसलिए ये वाला पार्ट जो है लिपिड कंटेंट में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लिपिड सॉल्युबल, ये लिपिड में सॉल्युबल है। बट ये जो साइटोक्रोम सी जो है वो एक स्मॉल वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 3 से एक इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम उठाता है और कॉम्प्लेक्स 4 को डिलीवर करता है ना। सो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है कि साइटोक्रोम जो सी है वो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है एक बार में, सिर्फ एक ही, ठीक है।
और अगर हम आगे मूव करें तो कॉम्प्लेक्स जो 4 होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है यहीं पे ETC का फाइनल स्टेप होता है। जैसे कि साइटोक्रोम C जो होता है वो इलेक्ट्रॉन उसके पास आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अल्टीमेटली ऑक्सीजन को दिए जाते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे, यही 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो उतने ही 4 प्रोटॉन भी हो गए, वो जाते हैं फाइनल ऑक्सीजन के पास में, उससे कंबाइन होंगे। यहाँ पर जो रिएक्शन हो जाती है वो 4, यही रिएक्शन होती है सेम, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सर्गोनिक होती है, इसमें बहुत एनर्जी हमारी जो रिलीज़ हो जाती है और साथ में 2 प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब तक क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स 1 ने, ठीक है, 4 प्रोटॉन को पंप किए, कॉम्प्लेक्स 2 ने 0 प्रोटॉन पंप किए, मतलब यहाँ पे कोई प्रोटॉन पंप नहीं हुआ है। कॉम्प्लेक्स 3 ने भी 4 प्रोटॉन को पंप किया और कॉम्प्लेक्स 4 ने 2 प्रोटॉन्स को पंप किए। टोटल ये हो जाते हैं हमारे, टोटल कितने प्रोटॉन पंप हुए यहाँ पे, 10 प्रोटॉन पंप हुए पर NADH ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 4 8 और 2 10, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट अब कैसे क्रिएट होता है हम वो देखते हैं। जब इतने सारे जो प्रोटॉन हैं, यहाँ पे देखिए इतने सारे जो प्रोटॉन हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जम जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे यहाँ पे प्रोटॉन्स, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है। इसी ग्रेडियंट को बोलते हैं हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये देखिए प्रोटॉन मोटिव फोर्स को बोलते हैं, ये ग्रेडियंट बनता है यहाँ पर, ठीक है। फिर यही जो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो वापस मैट्रिक्स में जाते हैं। कैसे, ये यहाँ से, ये ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन गया यहाँ पे। फिर यही जो प्रोटॉन्स होते हैं ये ATP सिंथेस जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है यहाँ से मैट्रिक्स में चले जाते हैं और ये काफ़ी प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे कि जो केमी ऑस्मोसिस जो होता है वो ये होता है कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो वापस एंटर करते हैं एक स्पेशल चैनल के थ्रू जिसका नाम है ATP सिंथेस। ये देखिए ये क्या है, ATP सिंथेस है, स्पेशल चैनल है हमारा, ठीक है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स 5 भी कह रहे हैं। जब प्रोटॉन जो होता है ATP सिंथेस के थ्रू फ्लो करते हैं तो ATP बनता है। यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रेडियंट बन रहा है और ये जो होता है F0 और F1 जो होता है ना, ये ऐसे रोटेट होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट होता है ये, जैसे कि कोई रेगुलेटर हो। ये देखिए ये ऐसे रोटेट करता है, ये एरो दिए ना, ऐसे रोटेट। और जब ये प्रोटॉन्स जो है ATP सिंथेस के थ्रू फ्लो करते हैं डाउन साइड में, मैट्रिक्स साइड में, तो यहाँ पर हमें ATP बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल ATP कितने यील्ड हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखें कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है NADH डिहाइड्रोजनेज, जब पूरे जो ग्लाइकोलिसिस चली, क्रेब्स साइकिल चला, PDH पाथवे चला, ठीक है, ये तीनों जगह से जब हमारे पास में NADH और FADH2 आए, ठीक है, अभी तो हम NADH की बात कर रहे हैं। NADH जब आएंगे तो एक NADH का 2.5 ATP होता है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में अभी 3 ATP कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम 2.5 की जगह 3 ATP की बात करेंगे बस। एक NADH से हमें 3 ATP यील्ड होंगे आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद ही हमें ATP मिलते हैं और ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, PDH से सिर्फ हमें NADH FADH मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से NADH से 3 ATP मिल गया तो FADH2 से जो होते हैं हमें कितने ATP मिलेंगे, हमें 2 ATP मिलेंगे अप्रॉक्स, ठीक है। हम 2 को ही कंसिडर करेंगे, 1.5 को नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस होते हैं उसके पास में 2 ATP बनती है, उसके बाद में 2 ATP तो एज इट इज़ यूज़ होंगे, लेकिन जो 2 NADH जो हमें यील्ड हुए थे उससे हमारा एक NADH से 3 ATP बनेगा, दूसरे NADH से 6 ATP बन जाएंगे। ऐसे टोटल 2 NADH जो ग्लाइकोलिसिस से आए थे उससे सिर्फ हमारे 6 ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो होता है 2 ATP बने थे क्रेब्स साइकिल में, वो तो एज इट इज़ यूज़ होंगे, लेकिन जो 6 NADH बने थे वो एक NADH के 3 ATP बनेंगे, ठीक है। और 2 FADH2 बने थे वहाँ, तो वो जो 2 FADH2 थे वो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 2 के पास में आएंगे और आने के बाद में यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके बाद में एक FADH जो होता है वो 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही जब ये ETC पूरी चल जाती है, चलने के बाद ये ETC में हमें टोटल जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो क्या मिलता है, हमें 28 ATP का फॉर्मेशन होता है ऑल NADH और FADH2 को मिला के, ठीक है। तो हमारा जो ग्रैंड टोटल जो हो जाता है वो 30 से 32 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू फाइंड द वीडियो इज़ हेल्पफुल सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रेगुलेशंस की बात करेंगे कि कौन इनहिबिटर है और कौन एक्टिवेटर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।